Hi everyone and welcome to another session by Study Shorts Live। ये एक बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है सब्जेक्ट और वर्ब पे और ये बिल्डअप ऑन करती है जहाँ पे हमने अपना लास्ट कॉन्सेप्ट छोड़ा था, दैट इज द रिलेशनशिप और अ फ्लो चार्ट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो पहली वीडियो डेफिनेटली देखो बिकॉज दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं और हमारी सारी वीडियोज़ ना एक क्रोनोलॉजी में होती हैं। लेकिन उससे भी पहले ना सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, वी नो दैट यू लव द कंटेंट, तो हमें भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट लाने का। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने बोला, इस एक्सरसाइज में हम बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट वर्ब के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इन एग्जाम्पल्स का एक ही मोटिव है कि थ्रू एग्जाम्पल्स हम समझें इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब में कुछ जनरलाइज्ड प्रॉपर्टीज और उन्हें नोट डाउन करें यहाँ पे इन की पॉइंट्स। तो जल्दी से निकाल लो अपने नोट्स और उसमें बना लो 2 कॉलम्स और जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ और लिख रही हूँ नोट करते जाओ यार। फर्स्ट सेंटेंस फॉर यू इज क्वाइट सिंपल। तो इससे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। Sarah works till late। अब इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है? वेरी सिंपल, इट इज वर्क्स, सो इट इज आर वर्ब, राइट? एंड परफॉर्म कौन कर रहा है या कर रही है? Who works till late night? If we ask the who question to the verb, we get an answer that it is Sarah. So we know कि Sarah है हमारा subject, correct? अब इससे हमको क्या समझ आया? इससे हमको ये समझ आया कि हमें इसको नोट डाउन करना है बिकॉज जो नेक्स्ट सेंटेंस आया ना वो इसी पे बिल्डअप करेगा। ओके, सो वर्ब में डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट, करेक्ट? यहाँ पे एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रही है सेरा एंड शी इज द सब्जेक्ट। फेयरली इजी वन, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि वर्ब के कुछ और डेफिनेशंस भी होती हैं। बेसिकली इन की पॉइंट्स का मोटिव है आपको कुछ रूल्स बताना, कुछ एक्सटेंशंस और कुछ एक्सेप्शंस बताना, जिससे कि सब्जेक्ट वर्ब की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। एंड इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर अ लाइफ टाइम। सो थ्रू एग्जाम्पल्स कभी भूलोगे नहीं। सो फर्स्ट सेंटेंस फेयरली सिंपल, लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। चलो फटाफट देखते हैं सेकेंड सेंटेंस। ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस है कुछ ऐसा। She was carried to the hospital. Okay, now this sentence looks a little different. इसमें पहले तो ये बताओ कोई एक्शन हो रहा है या एक्शन नहीं हो रहा? एक्शन हो रहा है भाई, डेफिनेटली हो रहा है। सो यू डोंट हैव टू थिंक दैट मच। एक्शन हो रहा है कैरिंग का। कोई एक बंदी है, उसको हम लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल, सो वी से शी इज बीइंग कैरिड। बट द क्वेश्चन इज, अकेला कैरिड ही हमारा वर्ब है क्या? ये वॉज हमारा वर्ब नहीं होगा? अरे मैडम, आपने तो अभी बोला था वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, तो एक्शन तो यहाँ हो रहा है, वॉज में कहाँ एक्शन हो रहा है? उसका भी एक एक्सेप्शन बनता है और वो मैं अभी बताऊंगी। शी वॉज कैरिड। अब अगर आपको लग रहा है कि वॉज इज नॉट द वर्ब, तो एक ट्रिक है मेरे पास बड़ा छोटा सा, ये वॉज को हटा दो। ओके, और अब देखो शी कैरिड टू द हॉस्पिटल। इज इट मेकिंग एनी सेंस टू यू? हमारा मतलब था कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। शी कैरिड द हॉस्पिटल, ये तो सेंस ही बदल गया, सेंसलेस हो गया, करेक्ट? तो इससे हमें पता चलता है कि बिकॉज सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ज़रूरी हैं इन अ सेंटेंस, और बिकॉज हमने ये वॉज हटा दिया तो शी कैरिड द हॉस्पिटल मेड द सेंटेंस वेरी सेंसलेस, इट सीजेस टू बी अ सेंटेंस। तो इसका मतलब वॉज का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस सेंटेंस में क्या इतना बदल गया यार? यहाँ पे तो वर्ब्स बहुत अच्छे से काम कर रहा था, यहाँ तो हमने इज, एम, आर, वॉज, वर लिखा ही नहीं, यहाँ पे क्यों लिखा है? नाउ दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डेप्थ when we do tenses and subject verb agreement, जो कि बाद में आएंगे टॉपिक्स, थोड़ा सा एडवांस लेवल है बट स्टिल मैं फिर भी बता रही हूँ।
कैरिड है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ओके, इट इज अ पार्टिसिपल वर्ड, राइट। और पार्टिसिपल वर्ड को ना हमेशा ज़रूरत होती है किसी हेल्पिंग वर्ब की टू मेक एनी सेंस। सो वॉज है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ये तो यार नई टर्म्स मैडम बताते ही जा रहे हैं, ऐसे थोड़े समझ आएगा हमको। हेल्पिंग वर्ब्स मैं अभी आपको बताऊंगी, सो स्टे पेशेंट। अब ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में फंसाना वाज नॉट द मोटिव ऑफ गिविंग यू दिस सेंटेंस। यहाँ से भाई ये की पॉइंट निकल रहा है, वो सुन लो। शी वॉज कैरिड टू द हॉस्पिटल, यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, वॉज कैरिड, करेक्ट। एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है, कुछ पता चल रहा है कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, नहीं। यहाँ पे वी नो वॉज कैरिड, हु वॉज कैरिड, इफ यू आस्क द क्वेश्चन टू द वर्ब यू गेट एन आंसर, शी वॉज कैरिड। सो हमें इतना पता है कि शी इज द सब्जेक्ट, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे शी इज नॉट डूइंग द एक्शन, शी के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, करेक्ट। शी वॉज कैरिड टू द हॉस्पिटल, कुछ उस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। सो यहाँ पे शी इज द रिसीवर ऑफ एक्शन एंड नॉट द परफॉर्मर ऑफ एक्शन। तो यहाँ से हमें हमारी सेकेंड डेफिनेशन मिल जाती है वर्ब की, दैट वर्ब ऑल्सो इंक्लूड्स द एक्शन विच इज परफॉर्म्ड, यहाँ था बाय द सब्जेक्ट, यहाँ है ऑन द सब्जेक्ट, करेक्ट। ओके, एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, उस वर्ड को भी हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब वो वर्ड भी है जिसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा है ऑन द सब्जेक्ट। और इसके साथ एक नई टर्म और सुन लो, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कौन सी वॉइस में, दैट इज पैसिव वॉइस। करेंगे, डोंट वरी, सो डोंट बी सो टेंस्ड, कितने सारे वर्ड्स आ गए, धीरे धीरे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज। सो वर्ब हैज टू डेफिनेशंस, परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट, परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट। यहाँ पे सेरा खुद वर्क कर रही है, यहाँ पे कोई शी को लेकर जा रहा है हॉस्पिटल, वी डोंट नो हु दैट पर्सन इज, बट बिकॉज शी इज द रिसीवर ऑफ एक्शन ओवर हियर ऑफ द वर्क ऑफ बीइंग कैरिड, सो शी इज द सब्जेक्ट एंड वर्ब में सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है इन द सेंटेंस, करेक्ट। थर्ड सेंटेंस, और ये बिल्डअप करेगा हेल्पिंग वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को, जो कि आगे जाके बच्चों को थोड़ा तंग भी करते हैं और ये थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हैं, तो अच्छे से सुन लो। नंबर 3, द फैमिली इज मूविंग टू US. ओके, द फैमिली इज मूविंग टू US, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मूविंग। यार यहाँ पे तो साथ में फिर से इज लग गया, जैसे यहाँ पे वॉज लगा था। चलो हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये इज वर्ब है या नहीं। लेट्स रिमूव दिस इज, ओके। द फैमिली मूविंग टू US, इज इट मेकिंग एनी सेंस विदाउट इज? The family moving to US, okay, so then what? We know that something is incomplete. जैसे यहाँ पे was हटाया था ना, we knew she carried to the hospital, incomplete लग रहा है यार, कुछ तो आएगा आगे पीछे या बीच में, कुछ तो आएगा for this to make any sense. Similarly, the family moving to the US, okay, then what? The family moving to the US, आगे आएगा कुछ, पीछे आएगा, बीच में आएगा, sentence is not making any sense. So we know यहाँ पे एक और word चाहिए, वो है is. तो ये हो गया आपका मेन वर्ब, करेक्ट, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। इन सेंटेंस नंबर 2 एज वेल, ये था आपका मेन वर्ब और ये था आपका हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ से हमको एक बड़ी इजी सी चीज़ पता चल रही है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। थर्ड सेंटेंस से हमको एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है सारी उम्र के लिए, इसको पाठ की तरह अपने दिमाग में घुसा लो। नंबर 3 में हम लिखेंगे ING वर्ड्स कैन वर्क एज
verbs only and only if they have helping verbs attached to them. इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना कि यहाँ से एरर स्पॉट करो, सेंटेंस को ठीक करो, तो यहीं पे बहुत लोग फंस जाते हैं। आईएनजी वर्ड कभी भी वर्ब की तरह काम नहीं करेगा अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब ना हो। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बिना वो वर्ब नहीं होता, वो या जेरेंड होगा या फिर वो कुछ और होगा, लाइक अ पार्टिसिपल, आईएनजी पार्टिसिपल और समथिंग, या फिर वो जेरेंड होगा या फिर वो कुछ नाउन होगा, लेकिन इट कैन नेवर बी अ वर्ब विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब। प्लीज़ इसको तो बिल्कुल ही किसी और पेन से अंडरलाइन कर लो, कुछ कर लो, कहीं पे लिख लो, वॉशरूम में टांग लो, अपनी अलमीरा के सामने इसका पोस्टेड स्टिकर बना लो। बट थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे द फैमिली इज मूविंग टू यूएस में मूविंग के साथ इज लगा हुआ है, तो वी नो दैट दिस होल थिंग इज अ वर्ब। अकेला मूविंग कभी भी आपका वर्ब नहीं हो सकता। ओके, so the third property that we have about verbs is ing words can work as verbs only and only if they have a helping verb attached to them। उनसे पहले helping verb definitely लगा होगा, लेकिन ये helping verb अब है क्या, अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। so let's go to the helping verb first। helping का क्या मतलब होता है? helping means किसी को assist करना, उसको मदद करना, and this is what helping verbs do in a sentence। हेल्पिंग वर्ब्स आपके यूज होंगे विद पास्ट पार्टिसिपल्स। पास्ट पार्टिसिपल्स क्या है, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, सो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर एंड नॉट इन दिस लेक्चर, बिकॉज इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। सो लेट्स लिमिट इट देयर बिकॉज ग्रामर इज वेरी वेरी वास्ट, तो बेटर है कि हम उसको चंक्स में समझें। करेक्ट, हमने अभी पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं विद पास्ट पार्टिसिपल्स और विद आईएनजी वर्ड्स। करेक्ट, और इनके साथ अगर ये यूज होंगे तो ही आपके पास्ट पार्टिसिपल्स और आपके आईएनजी वर्ड्स यूज हो सकते हैं एज वर्ब्स। करेक्ट, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो इट विल बी एन एक्सिलरी, is moving, dancing, swimming, whatever, dancing, swimming। ओके, तो यहाँ पे आपका जो helping verb होगा ना, that will be the auxiliary verb and ये वाला जो होगा वो होगा आपका main verb। ओके, बट आएंगे दोनों कॉम्बिनेशन में ही, वरना ing वर्ड आपका वर्ब नहीं रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब आपका वर्ब नहीं रहेगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स को हम कह देते हैं काफ़ी बार मॉडल वर्ब्स। ओके, कई बार हम इनको कह देते हैं एक्सिलरी वर्ब्स, बहुत सारे नाम हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट मीन्स द सेम। ओके, सो थंब रूल इज कि ये इन दोनों चीज़ों के साथ आएंगे टू हेल्प देम फंक्शन एज वर्ब्स। ओके, helping verbs assist these two categories to function as verbs। अब ये होते कितने प्रकार के? वेल, ये बहुत प्रकार के होते हैं एंड इन टोटल दे आर 23 इन नंबर, बट 23 की 23 याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे एडवांस लेवल पे पहुंचोगे अपने आप ही समझ आ जाएगा कि कौन सा मॉडल वर्ब है या फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। सो स्टिल फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, और जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, मैं फिर भी वो लिख रही हूँ। ओके, सो वी हैव इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, वुड, should, could, might। okay, then we can also have has, have, had। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ मॉडल वर्ब्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड ये आएंगे तो ही आईएनजी वर्ड्स
और आपके पास्ट पार्टिसिपल्स काम कर सकते हैं एज verbs. Okay, so let's move to the fourth statement now. Fourth sentence is this: Ram is handsome. Okay, nice. अब मुझे एक बात बता दो कि इस सेंटेंस में एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है? राम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है क्या? और इज राम द एक्शन वर्ड? हैंडसम एक्शन वर्ड है या फिर इज है? ओके, वी नो दैट राम इज बेसिकली द सब्जेक्ट, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. हैंडसम तो कोई उसकी क्वालिटी हो गई कि राम के अंदर एक क्वालिटी है कि उसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, इज वेरी हैंडसम. तो इज है क्या हमारा एक्शन वर्ड? इस तो हमने अभी पढ़ा, इट इज एन एक्सिलरी वर्ब यार, मेन वर्ब के साथ में आता है. तो इस सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है या नहीं? नो, राइट? दिस सेंटेंस हैज नो एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड. करेक्ट यार. अब ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं, मैडम तो चीटिंग पे चीटिंग कर रहे हैं. पहले उन्होंने बोला कि इज जो है वो हमारा पार्टिसिपल के साथ और आईएनजी के साथ यूज होगा टू हेल्प देम फंक्शन एज वर्ब्स. अब इज अकेला यूज हो रहा है तो मतलब इस सेंटेंस में कोई वर्ब ही नहीं है, क्योंकि कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा. किसने कहा वर्ब नहीं है? विदाउट अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट सेंटेंस कैन नॉट एक्ट एज अ सेंटेंस. वो सेंटेंस रहता ही नहीं. यहाँ पे हमारा वर्ब है इज. वी नो दैट एनीवे इज जो है वो होता है हेल्पिंग वर्ब. वो हेल्प करता है हमारे मेन वर्ब को टू फंक्शन एज अ वर्ब. अब यहाँ पे मेन वर्ब ही नहीं है यार, तो ये हेल्पिंग वर्ब थोड़े रहा, ये हमारा अकेला वर्ब बन गया. करेक्ट. दिस इज आवर वर्ब इन दिस सेंटेंस. और ऐसे सेंटेंसेस कौन से होते हैं जहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है एज अ स्टैंड अलोन और एज एन इंडिपेंडेंट वर्ब? उन सेंटेंसेस में आपका हेल्पिंग वर्ब बताता है अ क्वालिटी और अ कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक और एन एट्रीब्यूट ऑफ अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज Ram because we are talking about Ram. Let's take another example. अगर होता she is all cold या फिर she is bold, okay, या फिर she is good, bad, worse, worst, whatever. यहाँ पे is बता रहा है she की quality. Okay, she is good, she is bold, she is all cold. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किस लिए यूज हो रहा है? एज अ फुल ऑन वर्ब बट इट इज शोइंग अ क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक. यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड है ही नहीं. तो वर्ब की चौथी डेफिनेशन, इनफैक्ट इट्स द थर्ड डेफिनेशन, बट की पॉइंट्स में फोर्थ पॉइंट क्या बन गया? वर्ब में योर हेल्पिंग वर्ब्स कैन function as stand-alone verbs when they show a quality about the subject. Okay. योर हेल्पिंग वर्ब्स कैन फंक्शन एज स्टैंड अलोन वर्ब्स जब वो क्वालिटी बताएं सब्जेक्ट की, कि राम की हम क्वालिटी बता रहे हैं कि वो हैंडसम है. ओके, सो वी कैन से दैट इज नॉट एक्टिंग एज ए हेल्पिंग वर्ब बट इट इज एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट वर्ब ओवर हियर बिकॉज इट इज शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राम दैट राम इज हैंडसम. उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स की अब कौन से फीचर्स निकल के बाहर आते हैं? लेट्स लुक एट देम. हमने सबसे पहले बोला कि दीज वर्ब्स एक्ट एज एक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, एक्सिलरी वर्ब्स विद आईएनजी या फिर विद पार्टिसिपल्स. करेक्ट, विद आईएनजी या फिर विद पास्ट पार्टिसिपल्स. दीज verbs they function as auxiliary verbs और आपके ing past participle verbs होते हैं आपके main verbs. करेक्ट.
इनकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि दीज कैन ऑल्सो फंक्शन एज इंडिपेंडेंट वर्ब्स, ओके, व्हेन दे शो अ क्वालिटी about subject. Please note this down. You can either add it as a key point, फिफ्थ पॉइंट डाल के कर लो, या फिर इसको अलग से लिख लो. Okay, it will be very helpful in any competitive exam on verbal ability that you are preparing for, especially for CAT or for GMAT. बहुत ज़्यादा important है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है in different MBA exams as well as in banking and other exams as well. So helping verbs की हमने पढ़ ली हैं दो properties. Let's look at the last sentence now, and this is going to be a fairly easy one. Fifth is here comes she. काफ़ी अटपटा sentence, but very easy to spot the action word, that is comes. So comes हो गया हमारा verb. Now ये एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है, हियर या शी, या फिर ये एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, हियर पे या शी पे? वी डोंट नो, राइट? वी डोंट नो कि ये सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, हियर के बारे में या फिर शी के बारे में. तो हम लोग बड़े स्मार्ट हैं. वी विल आस्क द हु क्वेश्चन टू वर्ब. हु कम्स, हियर कम्स और शी कम्स. देखो वो आ गई. सो वी आर टॉकिंग about she here and not here as a word, because हम बता रहे हैं कि वो आई है, right? We are not talking about here. Here तो पीछे आना था, she आगे आना था, लेकिन हमने वर्ड्स में अदला बदली कर दी, उनकी प्लेसमेंट को डिफरेंट कर दिया. जो आगे आना था उसको पीछे कर दिया, जो पीछे आना था उसको आगे कर दिया. सो वी नो दैट आवर सब्जेक्ट इज she, right? Because we are talking about she comes. तो यहाँ से मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलता है? किसी भी सेंटेंस में, बिकॉज अभी तक हमने वो सेंटेंसेस किए हैं जहाँ पे बड़े कन्वीनियंटली हमारे फर्स्ट टू वर्ड्स होते थे हमारा सब्जेक्ट, सो वी न्यू कि हम इन्हीं के बारे में बात करें तो हम उसको मार्क कर लेते थे. लेकिन योर सब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सेंटेंस, in the beginning, in the end, or somewhere in the middle, right? So our fifth property is subject can be placed anywhere in the sentence, okay? In the beginning or in the end or somewhere in the middle. Now let's think of this as fifth का A part and let's look at the B part now. Sweet are the uses of adversity. Okay, पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ एक्शन क्या हो रहा है? स्वीट एक्शन नहीं बता रहा, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी भी एक्शन नहीं बता रहा. हमें ये पता है कि यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, बिकॉज कोई वर्ड ऐसा है ही नहीं ना जिससे हमें पता चले कि कुछ एक्शन हो रहा है. जैसे ऊपर कम्स था, करेक्ट, बट हमें पता है आर इज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट? इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो आएगा आपके पास्ट पार्टिसिपल के साथ या फिर आईएनजी के साथ और उनसे पहले आता है. तो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड चेक करो. डू यू थिंक दिस इज एन आईएनजी? नो. This is a past participle? No, of course not. This is not a past participle, right? तो फिर are इसका मतलब use हो रहा है in the form that we discussed as an independent verb. और हमने अभी डिस्कस किया था कि helping verb फंक्शन कैसे करेगा एज अ स्टैंड अलोन वर्ब. लुक एट पॉइंट नंबर 4, जब वो कोई क्वालिटी बताएगा सब्जेक्ट की. तो मतलब आर यहाँ पे बता रहा है क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट. बट द क्वेश्चन इज ये क्वालिटी किसकी बता रहा है, स्वीट की या फिर यूजेस ऑफ एडवर्सिटी की? अब ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो गया कि क्वालिटी है स्वीट या फिर क्वालिटी है यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. लेट्स रिवर्स द स्टेटमेंट अ लिटिल बिट. द यूजेस of
adversity are sweet. Now compare both these statements. हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ये 4 वर्ड्स उठा के पहले लिख दिए, आर वहीं पे, एंड स्वीट जो पहले था उसको हमने एंड में लिख दिया. कैन यू मेक अ सेंस आउट ऑफ द सब्जेक्ट ओवर हियर? ऑफ कोर्स अब बहुत आसान हो गया बिकॉज हमने स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया. सो दिस इज आवर वर्ब. व्हाट आर स्वीट? द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. सो दिस इज आवर सब्जेक्ट एंड वर्ब बता रहा है कि इसकी क्वालिटी है यूजेस ऑफ एडवर्सिटी की कि ये स्वीट होते हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे वी आर जस्ट रीआइटरेटिंग व्हाट वी जस्ट लर्नड कि सब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस हो सकता है विद इन अ सेंटेंस. अगर कभी भी लगे कि यहाँ पे ओके आर आ गया है, देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब, बट साथ में कोई आईएनजी नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, समझ जाओ दैट आर और एनी हेल्पिंग वर्ब फॉर दैट मैटर इज गिविंग अस द क्वालिटी ऑफ अ सब्जेक्ट. अगेन यू कैन देन रिवर्स द स्टेटमेंट. अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है कि थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, रिवर्स कर दो स्टेटमेंट को, पिछले वर्ड्स को ले आओ आगे, सामने वाले वर्ड को ले जाओ पीछे, एंड देन यू कंपेयर बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स विच इज मेकिंग मोर लॉजिकल सेंस. एंड इन दिस केस इट वॉज द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. तो कई बार एग्जामिनर घुमा के भी आपके वर्ड्स को लिख सकता है, प्लेसमेंट चेंज कर सकता है टू कंफ्यूज यू, बट द कोर ऑफ दिस सेशन इज कि हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, उसे स्पॉट करना आना चाहिए. एंड दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज that we finally learned out of these statements. So I'll see you in the next lecture. Please do subscribe to the channel. हम और भी ज़्यादा content लेकर आ रहे हैं, and next lecture में हम पढ़ेंगे about the clause and we will close this topic with the phrase.